नमस्कार, डीबीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे नीट पीजी 2025 की परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। जानेंगे कैसे तमिल बनाम कन्नड़ की जंग करवाकर कमल हासन ने पक्की कर ली राज्यसभा की सीट। देखेंगे कैसे सीज फायर पर कांग्रेस ने खोला नया मोर्चा। जानेंगे सुप्रीम कोर्ट को मिले 3 नए जजों के बारे में और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे असम सरकार के फैसले का क्यों हो रहा है विरोध। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। रीवा में पति पत्नी और बेटे पर गिरी बिजली, तीनों की झुलसकर मौत। बारिश से बचकर पेड़ के नीचे खड़ा था परिवार। मोतिहारी के गांव में दूल्हे का अनपढ़ होना पड़ा महंगा। रुपए ना गिन पाने पर दुल्हन ने किया शादी से इनकार, बारातियों को बना लिया बंधक। गाजियाबाद में पहले तो कार चालक ने सोसाइटी के गार्ड को मारी टक्कर, फिर दिखाने लगा अकड़। वायरल हुआ वीडियो। उत्तर प्रदेश के बस्ती में काली माता के मंदिर पर चला बुलडोजर, भड़के हिंदूवादी संगठन के लोग, प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। पंजाब के मुक्तसर साहिब में पटाखा फैक्ट्री में हुआ जोरदार धमाका, 4 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना एयरपोर्ट पर बिहार के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी से की मुलाकात। वैभव ने पीएम के छुए पैर तो मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री ने पकड़ी बाजू, दिया आशीर्वाद। बिहार में उच्च जाति के विकास के लिए आयोग का गठन, विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश का बड़ा फैसला। पटना फायरिंग मामले में 2 आरोपियों ने किया सरेंडर, न्यायिक हिरासत में भेजे गए पीयूष और रोहित। मध्य प्रदेश में रेलवे की बड़ी सौगात, रतलाम नागदा मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। 30 मई को एनडीए से महिला कैडेट्स का पहला बैच हुआ पास, 148वीं पासिंग आउट परेड में 17 लड़कियां शामिल। मध्य प्रदेश के इंदौर में युवक ने रची खुद के अपहरण की झूठी कहानी, परिजनों से मांगे 3 लाख रुपए, बचा कर देगी हैरान। ये तो थी हेडलाइंस। अब चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबरों की। नीट पीजी 2025 परीक्षा का आयोजन देश भर में निर्धारित विभिन्न केंद्रों पर एक ही पाली में किया जाएगा। 2 पालियों में परीक्षा आयोजित करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान आज 30 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम एक पाली में आयोजित करने का फैसला सुनाया है। एग्जाम का आयोजन 15 जून को सीबीटी मोड में किया जाएगा। पहले परीक्षा 2 पालियों में आयोजित करने का शेड्यूल जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को निर्देश दिया कि वह नीट पीजी 2025 की परीक्षा का आयोजन 2 शिफ्ट में न करे बल्कि एक शिफ्ट में सुनिश्चित करे। कोर्ट ने एनबीई को निर्देश दिया कि वह पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए एग्जाम को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने की व्यवस्था करे। कोर्ट ने कहा कि 15 जून को होने वाली परीक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए अभी भी समय बचा है। शीर्ष अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि निकाय के पास केंद्रों की पहचान करने के लिए अभी भी पर्याप्त समय है। दूसरे राहत दावे से संबंधित मुद्दे पर परीक्षा समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा। प्रतिवादियों की ओर से दिया गया एक और तर्क ये है कि भले ही परीक्षा निकाय अधिक केंद्रों की पहचान करने के लिए एक संदर्भ देता है, लेकिन उसे अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप परीक्षा आयोजित करने में देरी हो सकती है और सभी परिणामी परामर्श और प्रवेश आदि में देरी हो सकती है, जो इस अदालत द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुरूप नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि ये तर्क भी अस्वीकार किया जाता है। नीट पीजी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एग्जाम सिटी स्लिप 2 जून को जारी की जाएगी। सिटी स्लिप आधिकारिक वेबसाइट पर नहीं जारी की जाएगी। बता दें कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सिटी स्लिप भेजेगा, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से करीब 4 दिन पहले जारी किया जाएगा। प्रवेश पत्र परीक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, जिसे कैंडिडेट एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि बिना हॉल टिकट के किसी को भी एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी।
चेन्नई में प्रमोशन फिल्म हो रही थी। बता दें कि विवाद भाषा की श्रेष्ठता को लेकर हो गया, लेकिन अक्सर जैसा कि होता है इस बार फोकस में हिंदी नहीं है। फिल्म ठग लाइफ के प्रमोशन के दौरान कभी हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार कहे जाने वाले कमल हासन ने तमिल भाषा में एक पंक्ति बोली, ओइरे उराबे तमीजे। चेन्नई में 24 मई को आयोजित फिल्म ठग लाइफ के ऑडियो लॉन्च कार्यक्रम में कमल हासन ने अपने भाषण की शुरुआत तमिल वाक्यांश से की, जिसका अर्थ है मेरा जीवन और मेरा परिवार तमिल भाषा है। इस दौरान मंच पर मौजूद कन्नड़ अभिनेता शिवराज कुमार की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आप कर्नाटक में रहने वाले मेरे परिवार हैं, आप वहां से यहाँ तक आए हैं। जब मैंने भाषण शुरू किया तो मैंने कहा कि मेरा जीवन और मेरा परिवार तमिल है। आपकी भाषा तमिल से ही पैदा हुई है और इसीलिए आप इसका हिस्सा है। कमल हासन के इस बयान को कर्नाटक में कन्नड़ भाषा और संस्कृति के अपमान के रूप में देखा गया, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कमल हासन के इस बयान ने कर्नाटक में राजनीतिक रूप से अलग अलग छोर पर मौजूद कांग्रेस और बीजेपी को एक कर दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कन्नड़ का इतिहास बहुत पुराना है, बेचारे कमल हासन को इसकी जानकारी ही नहीं है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष वी.वाई. विजयेंद्र ने एक्स पर लिखा कि अपनी मातृभाषा से प्रेम करना चाहिए, लेकिन इसके नाम पर अनादर दिखाना अशिष्ट व्यवहार है। यह अहंकार की पराकाष्ठा है। कमल हासन और जिन्होंने कन्नड़ सहित कई भारतीय भाषाओं में अभिनय किया है, उन्होंने कन्नड़ का अपमान किया। उन्होंने हासन पर कन्नड़ और कन्नड़ लोगों की उदारता को भूलने का आरोप लगाया और बिना शर्त माफी की मांग की। वहीं कई संगठनों ने धमकी दी है कि अगर कमल हासन ने माफी नहीं मांगी तो उनकी फिल्म ठग लाइफ को कर्नाटक में रिलीज ही नहीं होने दिया जाएगा। कमल हासन ने हाल के दिनों में भाषा की सियासत को धार दी है। भाषा को लेकर उनका आग्रह जग जाहिर है। डीएमके के समर्थन से अपने लिए राज्यसभा सीट को कंफर्म करवा चुके कमल हासन ने हाल ही में एक अन्य अवसर पर कहा कि लोगों को पहले पड़ोसी राज्य की भाषा सीखनी चाहिए। भारत पाकिस्तान तनाव के मुद्दे पर कांग्रेस ने उस दौरान खुलकर सरकार का साथ दिया, फिर धीरे धीरे राजनीति शुरू हुई और अब कांग्रेस बीजेपी रोज नए नए मोर्चे खोल रही है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पहले ही सवाल उठाए थे और अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नया मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने राहुल गांधी की तुलना इंदिरा गांधी से करते हुए कह दिया कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो भारत अब तक पाक अधिकृत पीओके यानी कि पीओके को वापस ले चुका होता। रेवंत रेड्डी ने यह भी सवाल उठाया कि युद्ध विराम से पहले सभी दलों की राय क्यों नहीं ली गई। हालांकि बीजेपी तत्काल इस बयान पर एक्टिव हो गई। असल में रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की जय हिंद यात्रा के दौरान हैदराबाद के निजामपेट में यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो आज पीओके भारत का हिस्सा होता। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी अब एक्सपायर्ड करेंसी की तरह हो गए हैं। देश को अब इंदिरा गांधी जैसे निर्णायक नेतृत्व की जरूरत है जो राहुल गांधी में मौजूद है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने अमेरिका के दबाव में सीज फायर घोषित किया और देश के आत्मसम्मान से समझौता किया। रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल लड़ाकू विमान गिरा दिए और इस पर सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रेवंत रेड्डी का ये बयान कांग्रेस के उसी अभियान का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस नेता खुलकर सरकार के पीछे पड़े हैं। इससे पहले पवन खेड़ा समेत अन्य नेताओं ने भी सरकार की सैन्य रणनीति और कार्यवाही पर सवाल खड़े किए थे। पवन खेड़ा तो विदेशी डेलीगेशन वाले मसले पर भी सरकार से भिड़े हुए हैं। अब रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने ऑल पार्टी मीटिंग में पाकिस्तान के खिलाफ कार्यवाही को समर्थन दिया था, लेकिन उसके बाद युद्ध विराम पर उनसे सलाह नहीं ली गई। उधर बीजेपी ने इस बयान पर तीखा पलटवार कर दिया है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा की कोई समझ नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर पाकिस्तान ने वाकई कोई राफेल गिराया होता तो सबूत जरूर होते, मलबा सैटेलाइट तस्वीरें, अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि जरूर हुई होती। कांग्रेस नेता सिर्फ अफवाहों और विरोध के चक्कर में सेना की गरिमा पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस की भाषा पाकिस्तान की प्रचार टीम जैसी लगने लगी है।
आज यानी 30 मई को देश के सुप्रीम कोर्ट के पास 3 नए जज होंगे। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है। इन तीनों की मदद से देश की कानून प्रणाली की ताकत बढ़ेगी। बता दें कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के पास 31 न्यायाधीश हैं। नए जजों की नियुक्ति के बाद ये सूची 34 जजों की हो जाएगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने 29 मई को ही नए जजों की सिफारिशों को कॉलेजियम सिस्टम के मुताबिक मंजूरी दे दी थी। इन तीनों जज के नाम है जस्टिस NV अंजारिया, चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस AS चंदुरकर। चीफ जस्टिस BR गवई ने आज सुबह 10:30 बजे इन्हें शपथ दिलाई। तो चलिए जानते हैं तीनों नए न्यायाधीशों के पुराने कार्यकाल के बारे में। जस्टिस अंजारिया कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। ये मूल रूप से गुजरात के हैं और इनका पूरा नाम निलय विपिन चंद्र अंजारिया है। जस्टिस अंजारिया का जन्म 1965 में 23 मार्च को अहमदाबाद में हुआ था। इनका मूल स्थान कच्छ का मंडवी है। उन्होंने अहमदाबाद के HL कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़ाई की थी। इन्होंने साल 1988 में प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। 21 नवंबर 2011 को इन्हें गुजरात हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया था, जबकि 25 फरवरी 2024 को ये कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चुने गए थे। सुप्रीम कोर्ट में इनका कार्यकाल लगभग 5 साल से कम रहेगा। गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके जस्टिस विजय बिश्नोई मूल रूप से जोधपुर राजस्थान से हैं। इनका जन्म 26 मार्च 1964 को हुआ था। इन्होंने अपने वकालत के करियर की शुरुआत 8 जुलाई 1989 को राजस्थान के उच्च न्यायालय से शुरू की थी। जस्टिस विजय को 8 जनवरी 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वहीं साल 2024 में 5 फरवरी को इन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई गई थी। जस्टिस चंदुरकर का जन्म 7 अप्रैल 1965 को हुआ था। ये बॉम्बे हाई कोर्ट के सीनियर जज रह चुके हैं। इन्होंने 21 जुलाई 1988 से वकालत शुरू कर दी थी। इसके बाद उन्होंने साल 1992 से बॉम्बे हाई कोर्ट की विभिन्न अदालतों में वकालत की थी। इसके बाद उन्हें 21 जून 2013 को बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज के तौर पर नियुक्त किया गया था। आज इन भी तीनों को जजों के साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई जा रही है। गौरव गोगोई असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। लोकसभा में वे राहुल गांधी के साथ उपनेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी हैं और भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर रहते हैं। असम की राजनीति में उनका मुकाबला सूबे के CM मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से है। गोगोई ने हिमंता सरकार के एक फैसले पर सख्त ऐतराज जताया है। गोगोई ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए लिखा कि वे उस फैसले की निंदा करते हैं जिसके तहत राज्य के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को हथियार देने का निर्णय लिया गया है। असम के लोगों को नौकरी, सस्ता स्वास्थ्य ढांचा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाना चाहिए, ना कि बंदूक। असम सरकार के अपने फैसले पर क्या पक्ष है और गोगोई की दलीलें क्या है, चलिए जानते हैं। गौरव गोगोई ने कहा कि पुलिस और सीमावर्ती सुरक्षा बलों को मजबूत करने की बजाय सरकार की मंशा भाजपा RSS से सहानुभूति रखने वालों और स्थानीय आपराधिक तत्वों को हथियार देने की है। इससे प्रदेश में गैंग वॉर की स्थिति बनेगी। साथ ही लोग निजी दुश्मनी के आधार पर अपराध को अंजाम देंगे। स्थानीय व्यवसायी और व्यापारियों को प्रताड़ित किया जाएगा। ये प्रशासन नहीं बल्कि ये एक तरह का ऐसा खतरनाक फैसला है जो राज्य को न सिर्फ जंगल राज बल्कि कानून की गैर मौजूदगी वाली स्थिति में ले जाएगा। ये फैसला लोगों की चिंताओं को नहीं बल्कि चुनावी चिंताओं को दूर करने के लिए लिया गया है। मुख्यमंत्री को इससे तुरंत वापस लेना चाहिए और लोगों में भरोसा कायम करने वाला नेतृत्व दिखलाना चाहिए। असम सरकार ने फैसला किया था कि सरकार असम के मूल निवासियों को हथियारों का लाइसेंस देगी। ये लाइसेंस उन लोगों को दिया जाएगा जो संवेदनशील और रिमोट इलाकों में रहते हैं, ताकि जाति, माटी और भेटी यानी कि अपनी जड़ की रक्षा हो सके। असम की सरकार का कहना है कि ये फैसला इस इलाके में रह रहे लोगों की मांग की समीक्षा के बाद लिया गया है। असम के मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य के धुबरी, मोरीगांव, बोरपेटा, नागांव और दक्षिण सालमारा, मनकाचर और ग्वालापुर में जिले के मूल निवासी अल्पसंख्यक हैं। साथ ही वे पड़ोसी बांग्लादेश में बदली हुई परिस्थिति और हिंसा के कारण निशाने पर हैं और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए यह फैसला उठाया गया है। वहीं आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए DVN TV न्यूज़ के साथ।